नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCLK 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। एक नया टॉपिक है संविधान। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने अभी तक अगर संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता रहे हैं कि संविधान को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम अपने बहुत सारे राइटों को जानते हैं कि जो हमारे लिए राइट बने हैं वो क्यों बने हैं। अगर हमने इनके बारे में अभी तक नहीं जाना तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने संविधान की समझ को नहीं देखेंगे कि उनमें समझदार लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और हमें किस काम के लिए हैं, तब तक हम भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर या फिर अपना विकास हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर देश के पास में एक अपना संविधान होता है और वही संविधान पूरी दुनिया को ये बताता है कि कौन से देश का कौन सा संविधान सबसे ज़्यादा कौन सा आर्टिकल या कौन सी चीज़ें जो वहाँ के लोगों के लिए जो प्रोवाइड कराई गई हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि उनको अपने राइट, अपने अधिकार, अपनी मानवाधिकार, अपनी ताकत, अपने देश की ताकत, अपने हर चीज़, हर क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उसकी ताकत का उसे अंदाज़ा होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे गुजारिश है, बनी रही हमारी इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की उत्पत्ति क्यों हुई। तो आइए चलते हैं, समझने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, बात है रेगुलेटिंग एक्ट से। जब दुनिया के अंदर विस्फोट हुआ, यानी कि जब ब्रिटेन ने संविधान बनाने की एक पहल की, जो कि एक एक्ट बनाया था 1773 में। 1773 में जब ये एक्ट पूरी दुनिया पर बहुत कई देशों में वो राज कर रहा था, तो वहाँ के लोग जो उसने अपने लोग जो वहाँ पर भेज रखे थे, उन लोगों के लिए दिशा निर्देश का वो काम कर रहे थे। वो किस तरीके से दिशा निर्देश का काम कर रहे थे, जैसे कि मान लो कि भारत के अंदर कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अब उसके वर्कर काम करते थे, और दिल्ली और ये लखनऊ और ये आपके कोई भी जगह कोई मान्य उनके लिए नहीं थी। सिर्फ अपने लोग छोड़ रखे थे, वही उन पर काम कर रहे थे। लेकिन क्या ब्रिटेन वालों को भी ये पता थी कि भारत के अंदर कौन अधिकारी काम कर रहा है? तो उसके लिए कंपनी बना रखी थी 1600 के आसपास। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वही तो राज कर रही थी। लेकिन 1773 में इस चीज़ों को, रूल्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है अपने अंडर उन्होंने उस काम को ले लिया था। 1773 में जब वो काम अपने अंदर ले लिया, अपने अंडर में ले लिया, तो वहाँ पर 1773 में एक एक्ट बनाया गया था 1773 में, जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने 20-20, 10-10 साल के लिए ऐसे प्रावधान रखे कि अगर भारत के अंदर कोई भी वायसराय काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो 10 साल या 5 साल उनके लिए एक दिशा निर्देश हुआ करता था कि आप इन पर काम कीजिए। यानी कि अगर मान लो उन्होंने वहाँ पर किसी उद्योग के लिए बोला है, मान लो ब्रिटेन के अंदर एक उद्योग क्रांति हुई थी, तभी तो ये दुनिया में भागे थे। अब वो वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दीजिए। तो यहाँ के जो वायसराय जो वहाँ थे, वहाँ से जो यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे, तो उनको ध्यान में ये रखा गया कि भाई साहब, आप सिर्फ भारत में जाकर के ये काम ही आपको करना होगा। यानी कि इस पर सबसे ज़्यादा गौर करनी होगी। अब इसके लिए आना जाना और खाना, ये सभी जो अंग्रेज भारत में आ रहे थे उनकी देखभाल के लिए अलग से कर्मचारी रखे गए थे। वहाँ की जो जिम्मेदारी जो भारत के लोगों पर जो राज कर रहे थे उनके लिए वो अलग जिम्मेदारी दे रहे थे कि वो किस तरीके से इन पर काम करना है। तो ये एक्ट बनाए गए थे। इन्हीं एक्टों के माध्यम से भारत के अंदर एक क्रांति हुई। तो भारत के अंदर जब वो क्रांति हुई तो सबसे पहले जो 1895 में 1895 के अंदर हमारे देश के क्रांतिकारी एक युवा, जो उस समय बहुत ही जोशीले और एक अंदाज में रहा करते थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक एक नौजवान थे और इन्होंने भारत के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी और कहा कि 1895 में कि हम भी भारत के अंदर संविधान बनाना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दीजिए। एक सभा में इन्होंने ऐसा बोला था। यहाँ से संविधान बनाने की भारत के अंदर एक क्रांति पैदा हुई थी। जब यहाँ पर ये क्रांति स्टार्ट हो चुकी थी तो मेरे प्रिय साथियों, बाद में इनके आए थे महात्मा गांधी, जो कि उन्होंने बहुत ही ज़ोर तोर से उन्होंने भी 1922 में इसकी आवाज़ को बुलंद किया। महात्मा गांधी जी ने 1922 में खूब जोर से नारा दिया कि हम भी भारत के अंदर संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात को थोड़ा सा हल्के में ले लिया गया। उसके बाद फिर दोबारा आवाज़ उठी 1924 में, और 1924 में आए थे मोतीलाल नेहरू। फिर से दोबारा से वही हरकतें, वही अंदाज, वही क्रांतिकारी अंदाज था इनका, और इन्होंने 1924 में खूब धड़ाके से आवाज़ें उठाई। लेकिन आवाज़ तो पूरी तरह से उठाई जा रही थी, लेकिन ये कामगार इतनी नहीं हो पाई मेरे प्रिय साथियों। फिर उसके बाद जो आया है 1936 में कांग्रेस पार्टी ने, अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, तो क्या ये इस प्रस्ताव को माना गया? जी नहीं दोस्तों। 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक प्रस्ताव निकाला और उसमें संविधान को वायद तरीके से अपने जो कमेटी में जो लोग थे उनके सामने रखा और उनसे कहा कि भाई हम ये संविधान बनाना चाहते हैं और ये हम अंग्रेज़ों से मांग कर रहे हैं कि हमें ये आज़ादी दें। तो मेरे प्रिय साथियों, इसकी आवाज़ उठाने का एक मेन कारण था क्योंकि 1935 में एक एक्ट आया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है जो भारत के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब संविधान को हम पढ़ने लगते हैं तो उनमें 1935 का कई बार जिक्र होता है कि 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें उनमें अपने हाथों से लिखी हैं। उनमें ऐसा क्या था कि 1935 में ये चीज़ें आई, क्योंकि 1935 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो भारत के लाभ के लिए उसमें बातें कही गई थी। इसीलिए भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे संविधान में उन्होंने 1935 का जिक्र कई जगह पर किया है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ये बात इन कांग्रेस वालों को पता लगी तो इन लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ें उठाना शुरू कर दी कि भैया अब हमारे देश को तुम लोग आज़ाद कर दो और हम जो है पूरी तरह से अपने देश को संविधान देना चाहते हैं और अपने पर हम राज करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ऐसा तब तो हो नहीं सका, तब ठंडे बस्ते में इनकी बातों को ले लिया गया। लेकिन इतना भी हल्का ये नहीं थे, क्योंकि इनमें जो संविधान के अंदर जो बातें कही गई हैं वो 1936 के बहुत सारा फैक्ट मिलता है कि वो क्रांति अंग्रेज़ों के दिमाग में अटैक कर गई। तो 1942 में आपने पढ़ा होगा कि 1942 में क्रिप्स आंदोलन आया था। किया गया था क्रिप्स आंदोलन। क्रिप्स आंदोलन का मतलब ये था कि भारत के अंदर ये संविधान को लेकर के ही चर्चा में आया था, इसीलिए क्रिप्स आंदोलन को स्टार्ट किया गया था और धीरे धीरे इन चीज़ों को कन्वर्ट करते चले गए और 1946 में आकर के ये बातें बोल दी गई कि भैया हम तुम्हारे देश को संविधान बनाना ऑर्डर देते हैं कि अपना संविधान आप बना लो। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक शर्त रखी गई। वो कौन सी शर्त थी? वो थी कैबिनेट मिशन प्लान। और उस कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया कि मेरे प्रिय साथियों 389 लोगों को चुन दिया गया। इन लोगों ने अपनी ही मर्जी से ये काम करना शुरू कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान, ये कैबिनेट अकेले तो थे नहीं, इसके अंदर 3 लोग थे। कौन कौन लोग थे? आइए जानते हैं इन 3 लोगों के बारे में भी कि ये 3 लोग कौन कौन थे।
जो कि ये अपना अच्छे से काम करने की इच्छा रखते थे भारत के अंदर, और इन पर भी बहुत सारा विरोध हुआ था। वो थे लॉर्ड पैंथिंग, लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रप्स, ठीक है। तीसरे जो थे वो थे ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रप्स, ए बी अलेक्जेंडर। इन लोगों ने 389 लोगों को चुन लिया, और ये हवाला इन लोगों ने दे दिया कि भैया हम 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों की औलाद इसमें थी। मतलब भारतवासी इसमें नहीं थे, इसमें भारतवासी कोई भी नहीं था। उनके ऊपर जो लोग थे, थोड़े थोड़े से ऊपर जो लोग थे, वो इसमें चुन लिए गए थे, और ये भारतवासियों की मदद से ही ऐसा वो कर पाए थे। लेकिन कांग्रेस ने इस पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ठोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम भारत के लोग हैं, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, हम तुम पर नहीं बनवाते, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना। तो मेरे प्रिय साथियों, ये भाई साहब फिर नाराज हो गए। इन्होंने प्रस्ताव फिर से ब्रिटेन को वापस दिया और कहा कि भाई साहब, दिल्ली के अंदर या फिर भारत के हम बात करें तो भारत के अंदर कोई भी लोग ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनसे कहा गया कि भैया तैयार क्यों नहीं है? तो उनसे कहा गया कि भैया तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो कहना है वो ये है कि वो संविधान को खुद से बनाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा होना संभव था? तो मेरे प्रिय साथियों, बात तो बहुत पते की है कि अच्छा तो वो अपना बनाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर वहाँ की जो लेबर कमेटी, जो लेबर पार्टी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जब वो लोग अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपना संविधान बना लें। तो मेरे प्रिय साथियों, चुनाव जो संपन्न हो गए 9 दिसंबर 1946 को ख़त्म कर दिए गए, और उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में अध्यक्ष बना दिया गया। जब सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था तभी ये चुनाव खत्म हो गए थे, और इन्होंने भी वही किया जो अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों ने किया था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था कि ये बात सही है कि तुम संविधान बनाने के लिए सभी इच्छुक हो, तो अब हमें ये बताओ कि तुमसे संविधान बना करके कब तक हमें भारतवासियों को दे दोगे। तो मेरे प्रिय साथियों, इस टीम ने कहा कि हम भारत को 22 जनवरी 1947 कब 22 जनवरी 1947 को हम भारत को एक नया संविधान बना करके दे देंगे, क्योंकि जब तक भारत देश आज़ाद भी नहीं हो पाया था उससे पहले इन लोगों ने घोषणा कर दी कि भाई साहब हम 22 जनवरी 1947 को भारत को एक नया संविधान बना करके दे देंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि ये भाई साहब पूरा कैबिनेट मिशन, काम वही था, वही लोग कर रहे थे काम, लेकिन ये लोग 1% हिस्सा भी नहीं लिख पा रहे थे। आप सोच करके देखिए कि जो घोषणा 22 जनवरी 1947 को हुई और 1% भी हिस्सा इसमें काम नहीं हुआ। सिर्फ चर्चाएं हुई, जितनी हो सकती थी चर्चाएं हुई, लेकिन लिखित के रूप में इन लोगों ने 1% भी इस पर काम नहीं किया।
धीरे धीरे समय बीतता गया, अध्यक्ष इधर से उधर होते रहे, लेकिन ये अपना कोई भी काम नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था ये तो मैं नहीं जानता कि वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर समझ आता है कि प्रारूप समिति का कुछ इसमें जिक्र हुआ है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से पहले इसको लाने वाले एक ही व्यक्ति थे और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रारूप समिति को लेकर के आए थे। अब प्रारूप तो वो लेकर के आए थे, लेकिन क्या उन्होंने कुछ काम किया था? जी नहीं मेरे प्रिय साथी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। प्रारूप तो ले आए। प्रारूप का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर के इस तरीके से इस पर काम करना है, लेकिन काम करने वाला भी तो होना चाहिए। अब ला करके तुमने ये बता तो दिया कि इसमें ए लिख दो और इसमें बी लिख दो और इसी के नीचे इसमें ये लिखे तो चले जाओ, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये है कि भाई साहब 1% भी ये काम नहीं कर पाए। अगर ये काम कर पाते तो फिर ये कैबिनेट मिशन जो था अपना पूरा उग्र रूप दिखा देते। उसके बाद फिर आते हैं 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर जी 29 अगस्त 1947 को भारत में आते हैं, मतलब इनके कैबिनेट में आते हैं। और उसके बाद जैसे इनकी एंट्री होती है तब नए सिरे से प्रारूप समिति बनाई जाती है। प्रारूप समिति इनके तरीके से बनाई जाती है और इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, क्योंकि सबरा जो कारण था इनका प्रारूप समिति का ही तो था कि उसको डिजाइन कौन करे, उसको अच्छे से लिख कौन पाए। लेकिन वो आप देख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 और 29 अगस्त 1947, अगर हम इनके बीच में डिफरेंट देखें तो लगभग 9 महीने का इसके अंदर डिफरेंट आता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब इनको बनाया गया तब ये संविधान ढंग से बनना स्टार्ट हुआ। कुल 114 इन पर बहस हुई, 114 दिन इस पर बहस हुई, 114 बार लगभग इन पर अच्छे से बहस तबा के हुई, लेकिन डिजाइन करने वाले यही थे। इनके सिवाय इन्हें कोई डिजाइन करने वाला नहीं था। पढ़े लिखे लोग थे, सारे पढ़े लिखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़े लिखे तो सभी लोग थे, तो फिर इनको ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? और जब बनाया गया तो क्या जो पहले जो टीम काम कर रही थी तो क्या वो 1% भी नहीं लिख पाई? जी नहीं। अगर लिख पाते तो इन्हें नए सिरे से प्रारूप नहीं बनाना पड़ता कि वो उसी पर काम करने लग जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और हो ना होने के कारण इनको प्रारूप समिति जो दी गई थी वो पूरी तरह से काम इन्होंने नए सिरे से करा था। और इस समिति को जो सलाहकार थे, जो संविधान के जो सलाहकार थे, उनको BN राव के नाम से जानते हैं मेरे प्रिय साथियों। BN राव एक समझदार व्यक्ति इनको दिए गए थे और इन्हीं की वजह से पूरे भारत के अंदर एक संविधान बनके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना करके इन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने संविधान बना करके पेश कर दिया, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप में अध्यक्ष चुन लिया गया था 2 दिन बाद ही।
और जब ये बन के तैयार हो गया तो पूरे भारतवासियों को ये संविधान जब मिला तो 1950 में गणतंत्र दिवस वाले दिन ये अनाउंस कर दिया गया कि आज के बाद भारत के अंदर संविधान लागू हो चुका है और आज के बाद जो अधिकार सबको दिए गए हैं, भैया अपना अपना पढ़ लो और अपने अपने अधिकारों को जान लो। अगर ये इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप उस चीज़ को ज़रूर हमें बताएं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, करीब 10 के आसपास मैं क्वेश्चन लूँगा और एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, टेस्ट में लूँगा जो मैंने ये सब बताए हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट हम 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं कि 1895 में किसने आवाज़ उठाई थी। तो सबसे पहले 1895 में डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारत के अंदर आवाज़ उठाई थी। किसके अकॉर्डिंग? 1773 के अकॉर्डिंग सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई थी। 1924 में सबसे पहले जो आवाज़ उठाने वाले थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जो गठन की मांग की थी। 1936 में कांग्रेस ने आवाज़ उठाई थी, जो कि फैजपुर गाँव में, फैजपुर एक गाँव का नाम है, गांव शहर है, वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, वहीं पर उन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी, प्रस्ताव को पास करवाया गया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स आंदोलन हुआ और उसमें इनकी बहुत सारी चर्चाएं हुई और अंग्रेज़ों ने वहाँ से फिर 3 लोगों को यहाँ पर भेजा था। 3 लोगों में कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर थे और जो तीसरे थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इन तीनों को भेजा कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। 1946 में भारत देश के अंदर संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही। सबसे पहले फिर उनको 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की एंट्री होती है और उसके बाद में फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बना दिया जाता है। सलाहकार के रूप में B.N. राव थे, जो कि इनको पूरी तरह सलाह कर रहे थे और 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में ये संविधान बना करके इनको दे दिया गया। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चन जो आपके सारे डाउट थे, और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए और लोगों तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।